हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए अब देख लेते हैं कि हम आगे आने वाले वीक में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट हमारा कैसा रहेगा। पूरे का पूरा वीक एनालिसिस होती थी, वीकली एनालिसिस आप सबको पता होगा। और आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस जाकर के देख लें, वीकली एनालिसिस वाले, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, चलिए अब सिंपली हम पूरा मेरा फॉर्मेट आप सबको पता होगा। सबसे पहले चार्ट देखते थे, देन उसके बाद डेटा देखते थे, फिर इसके बाद ग्लोबल क्यूज देखते थे। सो चलिए पूरी एनालिसिस करते हैं और किस सेक्टर में कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो मार्केट आपका, और एक छोटी सी अपडेट देखो, क्या है कि मार्केट में न्यूज चल रही है, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो काफी ज्यादा आपको रिमोर फैलाए जाते हैं और आप लोगों को सीट्स को लेकर के कुछ ना कुछ इधर उधर होकर के आपको बेसिकली मैं कहता सकता हूँ कि उल्लू बनाया जाता है। ये मैंने आपके लिए एक लाइव किया था और लाइव में मैंने आप सबको क्लियर कट बताया था कि मार्केट में एक साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को लेकर के चलो। और ये साइकोलॉजी पूरे कम्युनिटी में किसी ने भी नहीं पोस्ट करी थी, ना ही मीडिया वाले बात कर रहे थे। ये साइकोलॉजी जो मैंने इसमें बताई है, तो आप अगर ये देखोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि किस तरीके से सोचते हैं। और अगर उस तरीके से आप नहीं सोचना सीखोगे तो आप वही रहोगे जो मीडिया वाले आपको बनाते रहेंगे, जो कि फूल वर्ड होता है। तो आप बेसिकली इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था। आप मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो देखोगे तो आपको समझ जाएगा, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल मैंने समझाई है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। प्लस और लाइव मार्केट के साथ साथ मैं जब भी पूरा एग्जैक्ट कब बाइंग करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, तो वो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि अब हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए लगभग 1 महीने पहले। और अगर मैं देखूँ 1 महीने पहले हमारा मार्केट जो था वो यहाँ पे देखें तो लगभग 1 2 3 4 यहाँ पे था। सो ऑलमोस्ट आपका मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर गया है, तो ये बुलिशनेस का ही सिस्टम था और काफी इंडेक्स ने परफॉर्म किया है, अलग अलग इंडेक्स ने। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पीएससी सेक्टर, मेटल सेक्टर, इन सब में आपको काम करना है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रैली आपको देखने को मिली। तो ऐसे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। और कुछ लोगों को ये भी लगता होगा सर जी वीडियोस आप कंटिन्यू नहीं बनाते। तो देखो, जब तक ऐसे कोई नया अपडेट नहीं होता है, जब भी कोई नया टाइम नहीं होता, सही समय नहीं होता, तभी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं जब भी सही समय होता है मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आप इसको जरूर जो है कि बेसिकली सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। इससे क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो बनेगी तो उसकी लिंक आपको जरूर मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट्स आप जरूर यूज करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम आईडी एंड ट्विटर आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। सो चलिए अब देख लेते हैं सिंपली मार्केट हमारा क्या रह सकता है आगे आने वाले वीक में। सबसे पहले जो चीज हमें करनी चाहिए वो होती है हमारा देखना है कि परफॉर्मेंस कैसा था। तो मार्केट काफी ग्लिच, बेसिकली साइडवेज मूवमेंट के बाद फिर थोड़ा सा बुलिशनेस, फिर साइडवेज मूवमेंट, और फिर थोड़ी सी बुलिशनेस का प्लान कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि साइडवेज टू बुलिशनेस का मार्केट अभी चल रहा है। तो सब मार्केट साइडवेज टू बुलिशनेस अभी है। ओवरऑल जो एफआईएस का डेटा है वो थोड़ा सा नेट पॉजिटिव निकल के आ रहा है। बट अभी यहाँ पे फिलहाल जो प्राइस सेक्शन है वो बुलिशनेस का दिख रहा है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, तो आप सबको इसके लिए कांग्रेचुलेशन। जो निफ्टी का ओवरऑल जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ऐसा खास स्ट्रक्चर नहीं है कि इसके बाद बहुत बुलिश हो जाएगा। पहली बात तो आप याद रखो, हमेशा नई बुलिशनेस, नई रैली तब आती है जब कोई प्राइस सेक्शन का ब्रेकआउट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस रेंज का ब्रेकआउट था, यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, तो यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फिर इसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसी कोई फ्रेश प्राइस सेक्शन का जब ब्रेकआउट होता है तो वहां पे हम एक फ्रेश रैली की उम्मीद करते हैं। बट यहाँ पे एक छोटे से रेंज का ब्रेकआउट है, तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्दर फ्रेश रैली की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स अच्छे आ गए इसके मार्केट के फेवर में तो फिर हम देखेंगे, बट उसके लिए तब तक मैं अगले वीक का वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल अगर मैं आने वाले वीक के लिए बात करूं तो आगे आने वाला वीक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है साइडवेज अगेन। क्यों? क्योंकि मार्केट आपका ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है कंटिन्यू 2 वीक से, तो मार्केट आपका साइडवेज रहने की उम्मीद है। तो साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट का हम यहाँ पे प्लान करके चलेंगे एज पर प्राइस एक्शन जो कि दिख रहा है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं, जो कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है वीकली एनालिसिस के लिए, वही चीज है कि मार्केट ने कंटिन्यू स्टीप अप रैली दी थी, तो अब यहाँ पे मार्केट के साइडवेज रहने की उम्मीद है। तो मार्केट आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, ये आपको प्लान करके चलना है। नीचे के साइड में आपको सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है, तो मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। अगर नीचे कभी जाता है तो आपको यहाँ पे रेडी रहना है। तो ये आपका एक सपोर्ट बन सकता है मार्केट में, क्योंकि 22,590 से लेकर के 500 490, मतलब 500 समथिंग का 460 450 तक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट बता देता हूँ, 580 से लेकर के 570 580 480, 580 से लेकर के 480, ये रेंज में 580 से लेकर के 480 तक, ये रेंज में सपोर्ट फिर से मिल जाएगा और मार्केट फिर से यहाँ पे बुलिशनेस की तैयारी करेगा। तो आप अगर नीचे जाता भी है तो आप यहाँ पे बाई का प्लान करोगे। याद रखो, मार्केट का जो व्यू है वो बुलिशनेस टू मतलब टोटली वोलेटाइल का है, बेसिकली वोलेटाइल का है, साइडवेज टू वोलेटाइल।
ज़्यादा गिरेगा नहीं, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये भी आप याद रखो। तो नीचे जाएगा तो खरीदना है, ऊपर जाएगा तो बेचना है या फिर प्रॉफिट बुक करना है। ओके, तो ये प्राइस सेक्शन का अंडरस्टैंडिंग थी। अब इसके साथ मैं डेटा देख लेता हूँ। तो डेटा अगर मैं देखूँ पूरा, सो मेरे पास निफ्टी का सबसे पहले डेटा देखते हैं FIS का। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो डेरिवेटिव्स में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बन रही है काफ़ी दिनों से। तो लॉन्ग पोजीशन बन रही है, तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्यूचर्स का डेटा है इंडेक्स का, वो बुलिश है। ऑप्शंस के डेटा देखें तो सेलिंग हो रही है, मतलब कि नीचे से सेल करी जा रही है, तो वो भी ठीक है, मतलब इसको हम प्योर बुलिशनेस का कह सकते हैं व्यू। अगर हम यहाँ पे देखें FIS खरीद रहे हैं कि नहीं, तो लगभग थोड़ी बहुत खरीदी हो रही है। यहाँ पे आई थिंक 4000 करोड़ की बाइंग हुई थी 23 तारीख को। देन उसके बाद यहाँ पे हल्की फुल्की सेलिंग हुई है। तो मोटा मोटी थोड़ा सा वीक में खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब खरीद रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। सो डेटा जो यहाँ पे डेरिवेटिव का है, फ्यूचर्स वाला डेटा वो बुलिश है। ऑप्शंस का जो डेटा है वो भी इशारा कर रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे मतलब न्यूट्रल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग करी गई है, तो इसको हम न्यूट्रल ही कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम इंडेक्स के डेटा को देखें तो इंडेक्स में हमारे पास निफ्टी 50 का डेटा है। तो इसके इंडिविजुअल डेटा को देखें तो फ्यूचर OI में आपका इंक्रीज हुआ है काफ़ी अच्छा खासा। तो आपका प्राइस बढ़ी है और यहाँ पे OI भी बढ़ा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉन्ग बिल्टअप का हो रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप का व्यू निकल के आ जाएगा, जो कि आपका अप्रैल में 1 करोड़ 18 लाख था। अभी का जो OI है वो 1 करोड़ 73 लाख है। तो OI काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप हुआ है और यहाँ पे प्राइस भी बढ़ी है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप का अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर का डेटा है वो बुलिश दिख रहा है। ऑप्शंस के डेटा को अगर हम देखें तो ये पूरा क्यूमुलेटिव OI है, 1.14 का PCR है, जो कि हमें बताता है बुलिशनेस का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 22,500 का अच्छा खासा सपोर्ट है। सो 22,500 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। 23,000 का रेजिस्टेंस है, लेकिन वहीं पे सपोर्ट भी निकल के आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट एक तरीके से रेंज बनी हुई है। अगर हम OI चेंज देखें तो यहाँ पे पुट का OI बिल्टअप हुआ है, कॉल OI भी बढ़ा है, लेकिन पुट ज़्यादा बढ़ा है, तो यहाँ से थोड़ी सी बुलिशनेस की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो डेटा दिख रहा है हमें दिख रहा है वो बुलिशनेस का, बट प्राइस सेक्शन जो है वो मुझे लग रहा है कि साइडवेज का। तो हम यहाँ पे जो व्यू बनाएंगे अगले आने वाले वीक के लिए, हमारा व्यू बनेगा बुलिशनेस टू साइडवेज का, यानी वोलेटाइल टू बुलिशनेस। ये व्यू निकल के आ गया। कैसे मैंने व्यू निकाला? प्राइस सेक्शन जो है, प्राइस सेक्शन ही सर्वोपरि है, याद रखना, प्राइस सेक्शन ही सबसे सुपीरियर है। तो प्राइस सेक्शन जो है वो साइडवेज का है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। डेटा जो है वो बुलिशनेस का है, इसलिए बुलिशनेस टू वोलेटाइल का मैं नाम दे रहा हूँ। यही व्यू बनना चाहिए, इसी तरीके से आपको भी व्यू बनाना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे डेटा निफ्टी का। अब इसके बाद देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज में क्या है। खैर ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट में हमारे बेसिकली हमारा जो मार्केट है वो डाउ जोन्स और ये सबको सपोर्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ की अलग न्यूज़ है, यहाँ की अलग न्यूज़ है। और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है डाउ जोन्स के मार्केट, मतलब अमेरिकी मार्केट में। तो फिलहाल अमेरिकी मार्केट यहाँ पे गिरे हुए हैं। और अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी यहाँ पे साइडवेज ही है, यहाँ पे हल्की खासी सेलिंग हुई है, फिर उसके बाद सेलिंग आ जाएगी मेरे हिसाब से। तो मार्केट, अमेरिका के मार्केट भी लगभग लगभग थोड़े से बेसिकली यहाँ पे बेरिस हैं, और यहाँ से हो सकता है फिर से बुलिशनेस की उम्मीद बने तो ओके है, नहीं तो फिर ये यहाँ से भी साइडवेज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गिरेगा भी नहीं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका खास इंपैक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी जो अपनी फंडामेंटल चीज़ें हैं वो अलग है, अमेरिका के हिसाब से चल रहा है, और यहाँ पे जो न्यूज़ का फ्लो है उसकी वजह से चल रहा है, और जो फेडरल की मीटिंग्स का जो आउटपुट आया उसके हिसाब से चल रहा है। और आउटपुट में ये था, बेसिकली मैं बता दूं मार्केट क्यों गिरा इसको समझते हैं। तो बेसिकली ये था कि उनका कहना था कि और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, मतलब घटेंगी तो नहीं ऐसा क्लियर था, और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं ऐसा उम्मीद था। तो बेसिकली वो एक तरीके से मार्केट के लिए नेगेटिव था। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट आपका, अमेरिका के मार्केट गिरे, तो हमारे मार्केट को भी थोड़ा सा इंपैक्ट करेगा। बट हमारी मार्केट अभी न्यूज़ के बेसिकली इलेक्शन की वजह से बुलिश है, तो देखा जा रहा है। तो कोई इसको खास देखने का फायदा है नहीं अभी के हिसाब से, क्योंकि इनका हमारे मार्केट के साथ कोई बहुत बड़ा अभी रिलेवेंस नहीं है, जब बनेगा तो देखेंगे। लेकिन रिलेवेंस एक चीज का है, अगर हम देखें यूके के मार्केट का, तो यूके का मार्केट भी ऐसा ही है, मतलब आपका ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अमेरिका और यूरोप के जो मार्केट है वो ऊपर से सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। जापान के मार्केट को देखें तो जापान का मार्केट भी वही साइडवेज है, ये मैंने आपको पहले बताया था। और जापान का मार्केट जो है एक तरीके से बेरिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना रहा है, तो अगर इसके नीचे निकलेगा तो और थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप जापान के लिए आप देख सकते हो, बट खैर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मार्केट का जो इंपैक्ट करेगा वो है यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, और ये भी मुझे नहीं लगता, आई थिंक ये गलती हो गई है, 1 मिनट।
ये है ओके। चलिए, तो ये जो बॉन्ड यील्ड है ये 4.46% पे है। तो इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बुलिशनेस का है, यहाँ से बुलिशनेस आने की उम्मीद है। बट मोटा मोटी देखेंगे तो ये एक तरीके से बेरिश फ्लैग एंड पोल बना रहा है। तो अगर इसके नीचे निकलेगी तो ये कंटिन्यू और डाउनफॉल नीचे नजर आएगी। अगर यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड गिरता है तो आप सबको बता दूं ये इक्विटी मार्केट के लिए बुलिश होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो अगर ये बॉन्ड यील्ड ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाता है तो ये समझिए कि मार्केट आपके बुलिशनेस की उम्मीद फिर से जग सकती है। और अगर नहीं बढ़ेंगे बहुत ज्यादा तो गिरेंगे भी नहीं, ये भी आपको मान के चलना है। और फिर यूएस के इलेक्शंस हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये ऊपर नीचे कुछ करेगा, ऐसे ही रहेगा। तो इसको भी अभी खास देखने का कोई रिलेवेंस है नहीं। देखो सीधी सीधी फंडा ये कि हमारे वीक जो है वो बेसिकली हमारे जो पॉइंट्स है वो वीक बेसिस पे हमारे खुद के न्यूज़ की वजह से चलेगा। बाकी इन सबको खास देखने का कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी है कि अगर ये गिरेगा तो मार्केट बुलिश होने की उम्मीद रहेगी। दुनिया भर के मार्केट्स बुलिश होंगे तो हमारा मार्केट भी उसमें बुलिश हो जाएगा। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 1.4 पे है और सेम डॉलर इंडेक्स का भी वही प्राइस है, बेरिश फ्लैग एंड पोल बना रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ साइडवेज से बुलिश है बट ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो मुझे फिर से यहाँ पे बेरिशनेस का दिखेगा असर। और अगर ये बेरिश हो गया तो वो बेसिकली इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। तो हमारे इंडियन इक्विटी के लिए थोड़ा वो अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ से डॉलर में मतलब बेसिकली इंडियन इक्विटीज में इनफ्लो आ जाएगा। तो डॉलर अगर बेरिश होगा तो हमारा मार्केट बुलिश हो सकता है, ये भी आप उम्मीद रखिए। लेकिन ऐसा जिसका स्ट्रक्चर है तो अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो हमारा मार्केट फिर से गिरेगा, और अगर नहीं गिरेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ये भी याद रखिए। ओके, तो ये बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट करता है हमारे मार्केट को। अगर ये बढ़ता है तो हमारा मार्केट गिरता है, और अगर ये गिरता है तो हमारा मार्केट बढ़ता है, ये आप मान के चलिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक बार फिर से एनालिसिस करना जरूरी है। और मैंने जब पिछले 1-2 दिन पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है बिकॉज ये रेजिस्टेंस है। तो एक तरीके से आपको फेक ब्रेकआउट दिया एंड देन उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे देखिए 2 दिन स्टीप सेलिंग हुई है। तो गोल्ड अभी मुझे लगता है कि लेकिन उतना ज्यादा अभी बेरिश नहीं है, यहाँ से फिर से रिवर्सल की उम्मीद है। तो गोल्ड यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे देखिए अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अगर कोई गोल्ड में लॉन्ग करना चाहता है तो वो स्टॉप लॉस रख सकता है अपने 70,600 का, यहाँ से लॉन्ग कर सकता है। और बहुत ज़्यादा ऊपर भी उम्मीद नहीं है, ये आपको फिर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, तो ये भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट मेरे कहने पे ट्रेड मत करना, ये आप खुद की एनालिसिस करना, देन उसके बाद ही ट्रेड करना। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये प्राइस सेक्शन क्या है। तो अभी गोल्ड भी यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे हायर हाई के स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा, और फिर इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर वो फॉल देखने को मिलेगा, और अगर फॉल नहीं देखने को मिलेगा तो ब्रेकआउट के बाद फिर से नई रैली आने की उम्मीद होगी। वैसे मुझे भी उम्मीद है कि ये नीचे गिरे तो अच्छा है, बट क्या ही कर सकते हैं, इस लेवल पे तो नहीं कर सकते। थोड़ा सा एसआईपी अगर करना हो तो एसआईपी आप कर सकते हो, बेसिकली डेली एसआईपी या फिर वीकली एसआईपी आप अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद है मुझे गोल्ड में, बट देखते हैं क्या होता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। अब इसके बाद सिल्वर्स को देख लें। तो गोल्ड सिल्वर में भी वही चीज है कि यहाँ से लगभग यहाँ से कहीं ना कहीं से रिवर्सल आ जाएगा। तो ये लगभग, लेकिन अभी 87,000 आएगा तब रिवर्सल होगा। अभी यहाँ से इतनी जल्दी रिवर्सल नहीं होगा। ओवरऑल जो इनका स्ट्रक्चर है काफी बुलिश है, और फिर ये ऐसे ही साइडवेज हो जाएंगे आगे, बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है सिल्वर के लिए। अब अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है वो हमारा बेरिस है, और ये मैंने आपको बताया था कि बेरिस भी है पिछले वाले वीक में जब मैंने डिस्कस किया था। तो वहां से कंटिन्यू नीचे, तो अभी भी ये नीचे ही रहेगा, उतना ज्यादा उम्मीद नहीं है उसमें ऊपर जाने की। तो इसमें आप सेल और राइज का प्लान करिए, ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो मोटा मोटी जो मार्केट को लेकर के इंपैक्ट करने वाली चीजें हैं, जैसे कि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, और डॉलर इंडेक्स है, और गोल्ड है, ये सब चीजें एक तरीके से बहुत ज्यादा न्यूट्रल ही है, मतलब बहुत ज्यादा बुलिश और बेरिश का इशारा नहीं कर रही हैं। इसकी वजह से जो हमारा मार्केट है वो बुलिश टू वोलेटाइल रहने का उम्मीद है, ये बात आप याद रखिए। तो ये ओवरऑल मोटा मोटी मार्केट का है। अब अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें हमारे मार्केट के लिए की, तो जो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस में देता हूं तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। तो सिंपली 4 घंटे का टाइम फ्रेम में लेता हूं, आप सबको पता होगा। हमारे पास जो सपोर्ट रहेगा वो निफ्टी का हमारा सपोर्ट रहेगा ये 22,454 है, तो 455 का ले लो, 455, ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा आने वाले वीक के लिए। रेजिस्टेंस जो हमारे लिए रहेगा वो रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखने का प्रयास करूंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूं। ऑप्शन चेन अगर मैं चलूं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहा हूं तो 23,000 का रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस जो है वो 23,200 का हो जाना चाहिए। सो 23,200 का हमारे लिए आने वाले वीक के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस और इसी पूरे
रेंज में हमारा मार्केट जो है कि पूरा समय बिताएगा। याद रखिए, जो एक्सपायरी आएगी मंथली एक्सपायरी, तो थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट नहीं रहेगी, वहां पे ट्रेंडिंग मूवमेंट आ सकते हैं, बट वो एक्सपायरी के बेसिस पे होगा। ओवरऑल जो व्यू है वो ऐसा ही रहेगा, वोलेटाइल टू साइडवेज टू बुलिशनेस का। ओके, तो ये मार्केट का अपडेट था निफ्टी का। हमने डेटा भी देखा, हमने प्राइस एक्शन भी देखा, हमने ग्लोबल क्यूज को भी देखा, और ऐसे ही एनालिसिस करता हूं मैं आपके लिए। और अब बढ़ते हैं किस सेक्टर में हमें पैसा लगाना चाहिए या फिर किस इंडेक्स की। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्टर की परफॉर्मेंस देख लूं। तो हमारे पास जो एक काम करते हैं, यहीं पे चलते हैं स्टॉकेज में। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बुलिश कौन सेक्टर है। तो इंडाइसेस में अगर हम आते हैं तो गेनर्स में चलें, और ये पूरा प्रोसेस आप लोग अंडरस्टैंड करना कि कैसे ये सब चीजें की जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप देखो 6 महीने पे कौन सेक्टर बुलिश है। तो 6 मंथ के बेसिस पे हमारा जो पीएससी यानी गवर्नमेंट सेक्टर बुलिश है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। फिर उसके बाद वही फिर से गवर्नमेंट वाली बुलिश है। नेक्स्ट 50 में आप अगर जाओगे तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। पीएसयू बैंक भी बुलिश है, और ऑयल एंड गैस, रियलिटी, एनर्जी, मेटल, ये सब बुलिश है। मेटल का तो मैंने आप सबको बताया था कि काफी इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, और आप ये देख सकते हैं कि मेटल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। आप बेसिकली सब चीजों को अंडरस्टैंड करके चलो और इसी हिसाब से ट्रेड करो, तो आपको ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी। बट इसका प्रोसेस क्या है, जो लोग नए हैं उनको समझा दूं। तो सबसे पहले आपको 6 मंथ बेसिस पे देखना चाहिए, और शुरू के टॉप वालों को आपको ले लेना चाहिए। टॉप 10 या फिर टॉप 20 आप पकड़ सकते हो। टॉप 10 पकड़ लो, ओके। उसके बाद आप 3 मंथ बेसिस पे देखो। 3 मंथ में देखोगे तो आपको मेटल ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, नेक्स्ट 50 फिर से आ गया, मेटल फिर से आ गया, पीएससी फिर से आ गया, और सीपीएससी फिर से आ गया। ऑटो और एमएनसी दोनों नए आए हुए हैं। तो यहाँ पे मेटल, मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट 50, पीएससी, एमएनसी, पीएससी और सीपीएससी ये हमारे कॉमन है, जो कि पुराने वाले थे। उसके बाद अगर हम 1 मंथ के बेसिस पे देखें, तो 1 मंथ के बेसिस पे भी देखेंगे तो वही पीएससी, सीपीएससी, मेटल ये हमारे फिर से कॉमन आ गए। और अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वही सीपीएससी, पीएससी, मेटल ये तीनों फिर से कॉमन आ गए। अगर हम 1 डे बेसिस पे देखें तो वही पीएससी, मीडिया, ऑयल एंड गैस और सीपीएससी, और मेटल थोड़ा सा नीचे चला गया है तो मेटल। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो देखो ये टॉप 10 के जो सेक्टर हैं, इसकी एक अलग से आपको क्या कर लेनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे इंडेक्स बना लेना चाहिए। इंडेक्स बनाने के बाद आपको सिंपली ये करना है कि अब इनके स्टॉक कौन है। तो जैसे मैं अगर पीएससी में जाऊं तो पीएससी में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके स्टॉक्स आ जाएंगे। तो इसके ऊपर आप क्लिक करो सिंपली, स्टॉक्स और गेनर्स। अब यहाँ पे देखो 3 मंथ का गेनर कौन है। सो 3 मंथ में जो सबसे बड़ा गेनर है वो पीएससी में आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भेल और बीएल, और भारत इलेक्ट्रॉनिक, भेल, स्टील अथॉरिटी, सेल, आरईसीएल, पावर फाइनेंस, ये सब है। अब इनको आपको क्या करना है, इनको आपको मार्केट वॉच में लोड कर लेना है, और जब जब इनमें कोई बुलिश सेंटीमेंट दिखेगा, बुलिश सिग्नल दिखेगा, तो आपको ट्रेड कर लेना है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग होती है कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे सोचो अगर इसी हिसाब से आप चले होते तो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखिए, आपका ये जो मेटल इंडेक्स है, इसने ब्रेकआउट किया था लगभग इस दिन में। अब इंडेक्स का ब्रेकआउट ऐसा ही होता है, आप लोग इसमें कैंडल क्लोजिंग का वेट मत करना। पहला ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, और मैंने आप सबको बताया था कि आप लोग बुलिश रहोगे, और आप देखो मेटल इंडेक्स का आपका ब्रेकआउट होता है। अगर मैं मेटल इंडेक्स के ब्रेकआउट की बात करूं, मार्च अप्रैल मतलब अप्रैल, तो अप्रैल से लेकर के अभी तक देखो यहाँ पे कि क्या चीज मैं समझा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि जो इंडेक्स बुलिश होता है उसके स्टॉक्स में आपको कैसे पोजीशंस बनानी चाहिए। तो सिंपली अप्रैल में अगर मैं देखूं तो अप्रैल मई 2 महीने हो गए। अब अगर मैं चलता हूँ मेटल इंडेक्स पे, तो मेटल पे चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं। मेटल 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 अब मेटल के स्टॉक्स में चलूं तो गेनर्स, मैं यहाँ पे देखूंगा 6 मंथ का गेनर, क्योंकि 3 महीने पहले मुझे देखना था तो 6 मंथ का गेनर देखना है। तो मैं देखूंगा हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है और नेशनल एल्यूमिनियम है। मैं क्या करूंगा, मैं ये डेट नोट करूंगा। ये जो है 1 अप्रैल है, तो मैं हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखूंगा। हिंदुस्तान जिंक 1 अप्रैल के दिन ये कहाँ पे था, हम इसको देखेंगे। ये देखिए 1 अप्रैल के दिन ये आपका रिवर्सल का चांस दे रहा था। देन उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, कब इसने ब्रेकआउट दिया, आपका 5 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को आपका इंडेक्स बुलिश हो गया, और 1 अप्रैल को बाद 5 अप्रैल को आपका स्टॉक बुलिश हो गया। तो आप पकड़ लो इसको, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। हिंदुस्तान कॉपर देखें, हिंदुस्तान कॉपर, थोड़ा सा स्टॉक में चलते हैं। हिंदुस्तान कॉपर का ब्रेकआउट आया था 1 अप्रैल को, उसी टाइम पे जिस टाइम पे इंडेक्स ने दिया था।
आपके इंडेक्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है, पकड़ लो, ये देखो आपकी रैली। तो ऐसे आप ये चीज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो अभी के हिसाब से जो इंडेक्स बुलिश है उसमें गेनर्स में अगर हम देखें, सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं कि कहीं फ्रेश ब्रेकआउट कहीं दिख रहा है क्या। तो फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा केमिकल इसका क्या नाम है, टेलीकॉम के लिए बना रखा था। तो टेलीकॉम में अभी बुलिशनेस की उम्मीद है, यहाँ से फिर से पुल बैक आ सकता है। ये डिफरेंट है, इसको देखते हैं आगे। ये भी शिपिंग्स वालों का है, तो ये भी बुलिश है। आई थिंक आप लोग देख रहे होंगे कोचिन शिपयार्ड और ये सब काफी अच्छा चल रहे हैं। तो ये देखिए इंडेक्स बुलिश है इसकी वजह से। अच्छा, बाय द वे आप लोगों को बता दूं कि ये इंडेक्स एनालिसिस और ये सब चीजें आपको अगर नहीं आती, ये सब चीजें आपको सीखनी है कि कैसे मार्केट के साथ ट्रेड करते हैं ताकि आपका रिटर्न अच्छा मिले। और कुछ लोग ये रोना धोना शुरू करते हैं, सर जी मार्केट बढ़ रहा है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, मेरे स्टॉक नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, समझ गए, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि सर जी स्टॉक तो जैसे निफ्टी नया हाई बना दिया लेकिन कुछ लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उन स्टॉक्स को नहीं सिलेक्ट कर रहे हो जो स्टॉक आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो लिंक होता है मार्केट के साथ, उसको लेना चाहिए, बाकी सबको नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको अगर सीखनी है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल करंट बैच चालू है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगली बैच सीधे सीधे 20 अगस्त, तो 20 अगस्त को चालू होगी, आप उसको चालू ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो पूरी डिटेल मैंने उसमें दे रखी है, आप उसको जरूर देख लीजिए। क्लास में क्या क्या सिखाया जाएगा, देन उसके बाद आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके डाउट भी पूछ सकते हैं। देन उसके बाद अपने क्लासेस ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिए। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको दिख जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मीडिया सेक्टर में देखें, तो मीडिया सेक्टर में यहाँ से अप मूव आया है, बट ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। दूसरा इंडेक्स देखें, पीएसयू बैंक। अब ये देखो पीएसयू बैंक में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो एक तरीके से, अगर इसका 2 घंटे का टाइम फ्रेम देखो, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, यहाँ पे पीएसयू बैंक में आपका इंडेक्स का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बुलिश है, हायर हाई का स्ट्रक्चर बना हुआ है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका एक तरीके से स्विंग हाई का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे हमें पीएसयू बैंक 20 में हमें थोड़ा बहुत देखना चाहिए। आप क्या करते हैं, सिंपली बैंक 20 में चलते हैं, पीएसयू बैंक में, पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में चलते हैं सिंपली। पीएसयू वाला इंडेक्स कहाँ भाग गया भैया। यहाँ पे ओके। तो ये पीएसयू बैंक का इंडेक्स है। अगर हम इसके स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पे गेनर्स कौन है, तो सबसे पहले हम 3 मंथ के गेनर देखेंगे। सो 3 मंथ का गेनर पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। अब महाराष्ट्र बैंक में देखिए फिर से वही स्ट्रक्चर बना, तो आप यहाँ पे थोड़ा बुलिशनेस का प्लान कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को देखें, एसबीआईएन भी बुलिश है आपका। यहाँ पे आप इसमें सिंपली कोई भी बुलिश का सेटअप मिलेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी अच्छा आया था। यहाँ पे बाई द डिप और सेल ऑन राइज का भी, सॉरी बाई द डिप और ब्रेकआउट की भी बाई प्लानिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आएगा तो आप बाई करिए बिंदास। ओके, लेकिन हाँ ये सब मैं रिसर्च करने के लिए सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एडवाइजरी दे रहा हूँ आप इसको ट्रेड कर लोगे। खुद की रिसर्च करोगे दोनों उसके बाद ही ट्रेड करोगे। मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, यहाँ पे आप देखिए। इसके बाद इंडियन बैंक देखें तो इंडियन बैंक ने ऑलरेडी आपका ब्रेकआउट दे दिया है और थोड़ा सा वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ पे फिर से अगर 15 मिनट पे रेंज का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली ये जो रेंज है 583 वाली रेंज अगर ब्रेकआउट होती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा, आप अगर इन सब स्टॉक्स को देखेंगे और यहाँ पे अगर मैं 1 मंथ पे देखूं फिर 1 वीक बेसिस पे देखूं, तो यहाँ पे यूनियन बैंक बुलिश है आपका। यूनियन बैंक पे एक बार फिर से चार्ट देख लेते हैं। यूनियन बैंक क्लियर कट बुलिश है, ये नीचे आएगा तो आप इसमें फिर से प्लान कर सकते हो क्योंकि ओवरऑल अभी रैली आ चुकी है इसमें। तो थोड़ा सा नीचे बाई द डिप का प्लान करिएगा आप। यहाँ पे चाहे तो 140 150 के एट पे बाई कर सकते हैं, लेवल अगर आ जाएगा तो ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके साथ देखो तो इंडियन ओवरसीज बैंक आईओसी, नहीं इसका कुछ सिंबल अलग हो गया, आईओबी। तो
तो आईओबी का भी स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रही है, तो यहाँ पे आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 64 का रहना चाहिए, टारगेट आपका ऊपर रहेगा। तो ये एक प्रोसेस है कि आप इन सबको फॉलो कर सकते हो। बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि आपने सबसे पहले इंडेक्स को देखा, जिस इंडेक्स में बुलिशनेस की उम्मीद है उसके स्टॉक्स में जाकर के आप ट्रेड करो जहां पे भी आपको बुलिशनेस दिखे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं और हमेशा बताता हूं कि किस जगह पे आपको प्लान करना चाहिए, कहां पे प्लानिंग करनी चाहिए। फिलहाल हम पूरे मार्केट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पीएसयू बैंक का देख लेता हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पीएसयू बैंक हमने देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा होता है, आधे घंटे का, बिकॉज मैं इसमें काफी चीजें समझाता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे बने रहना है। और जिसको भी ये चीजें बोरिंग लगती है तो मैं कहता हूँ कि आप दूर रहो, क्योंकि फिर आपको पैसा नहीं बन पाएगा, ये बात आप याद रखिए। और अगर हम देखें सिंपली यहाँ पे भारतीय एयरटेल जो सर्विस प्रोवाइडर है टेलीकॉम के, वो बुलिश है, ओवरऑल बुलिश है। थोड़ी सी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। कमोडिटीज, तो कमोडिटीज देखिए आपका ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो आप कमोडिटीज सेक्टर में फोकस करिए। निफ्टी कमोडिटी के जो स्टॉक है आप उस पर फोकस करिए, जहां पे उसमें ब्रेकआउट होता है आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं स्विंग बेसिस पे। बैंक तो पता है आप सबको, मैंने बताया था कि बुलिश है। तो अभी देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। बाकी एमएनसी तो ओवरऑल बुलिश है। बस ये फुटवेयर के भी अभी मुझे लगता है कि उम्मीद आएगी, बिकॉज अभी साइडवेज बन रहा है। प्राइवेट बैंक में भी सेम प्राइस एक्शन बन रहा है, तो पीएसयू और प्राइवेट में दोनों में लग रहा है। सर्विस सेक्टर में देखें तो सर्विस सेक्टर अभी फिलहाल यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस का फेस करेगा, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तब, अदरवाइज अभी तो नहीं, अभी इसमें रहने देते हैं। डिविडेंड 50 अपॉर्चुनिटीज, इसने देखो ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ पे इस स्टॉक में आप कर सकते हो, जो बेसिकली डिविडेंड देते हैं वो स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिविडेंड 50। यहाँ पे हम मेजर में गेनर्स की बात करते हैं, यहाँ पे 1 वीक में, तो ये डिविडेंड 50 पॉइंट्स, ये आपके स्टॉक आ गए। तो आप इसमें स्टॉक्स में देखो कौन कौन से स्टॉक है गेनर्स में। क्यों, क्या हुआ? आई थिंक ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप इसके स्टॉक्स इंडिविजुअली देख लीजिए, जहां पे भी ब्रेकआउट होगा आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट था कि हम निफ्टी में किस तरीके से प्लान करते हैं, किस सेक्टर में हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज जहां पे रैली दिख रही है वहां पे ही फोकस करना चाहिए। और अगर हम एक बार यहाँ पे एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी देख लें तो कहाँ पे पैसा आया हुआ है बेसिकली। सो कंज्यूमर सर्विसेज में अच्छा खासा पैसा आया है। देन उसके बाद कैपिटल गुड्स में आपका ऑलरेडी बुलिशनेस चल रही है। रियलिटी सेक्टर में आपकी कंटिन्यू बुलिशनेस है, यहाँ पे फिर से एक तरीके से फ्रेश इन्वेस्टमेंट आई है। अदर्स में भी आया है, हेल्थ केयर में भी आई है थोड़ी सी, हेल्थ केयर में वो भी सिलेक्ट फार्मा में आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं देखूं तो टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी यहाँ पे बेसिकली अभी तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बट टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आप टेलीकॉम सेक्टर में फोकस करिए। और ये चीजें थी अपडेट के लिए। और ट्रेड अपनी खुद के एनालिसिस की बात करना, मेरे कहने पर ट्रेड मत करना, ये जस्ट मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कैसे वॉच करते हैं, डेटा को देखते हैं और मार्केट को समझते हैं। और ये सब अच्छे से समझना हो तो आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है, पहले आप समझ लीजिए, देन उसके बाद आप अंडरस्टैंड करिए। फिलहाल ये वीडियो अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।